हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवलजय एकेडमी। आज हम करेंगे बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इसका मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं हम उसको पढ़ेंगे, और जो ये सेल होता है ये किस तरह से उस अपना शेप मेंटेन करके रखता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है वो भी पढ़ेंगे। उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो अपना फर्म स्ट्रक्चर किस तरह से मेंटेन रखता है, किस तरह से वो सेल डिवीजन करता है, ये सब पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन। तो आज हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन जो है ये माना जाता था पहले कि जो बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया का सेल क्योंकि बहुत ही प्रिमिटिव है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पर जो साइटोस्केलेटन है मे बी इस बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट नहीं होता होगा। बट जैसे जैसे रिसर्चेस बढ़ी और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आई तो तब ये पता लगा कि एक्चुअल में जो चीज हम इसको बहुत सिंपलर सेल मान रहे थे बैक्टीरिया के सेल को, तो वो ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया के सेल के पास भी अपना साइटोस्केलेटन होता है, प्रॉपर एक नेटवर्क सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर शेप को मेंटेन रखता है और सेल डिवीजन करता है। तो यहाँ पर जो साइटोस्केलेटन है ये काफी हद तक यूकैरियोटिक सेल से मिलता जुलता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये साइटोस्केलेटन के जो एलिमेंट्स है प्रोकैरियोटिक में, ये बहुत हद तक यूकैरियोटिक के जैसे ही होते हैं। अब इसका एक रीजन ये हो सकता है कि एंडोसिम्बायोटिक जो थ्योरी है अगर उसको बिलीव किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग एंसेस्ट्रल लाइनेज जो है समवॉट सिमिलर रही है। तो इस वजह से हो सकता है कि जो ये साइटोस्केलेटन है यूकैरियोटिक सेल का, उसी के जैसा जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास भी कुछ कुछ वैसा ही साइटोस्केलेटन है। अब ये साइटोस्केलेटन किस चीज में रोल प्ले करता है, इसका रोल क्या है या फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है सेल की शेप को मेंटेन करना। सेल का जब डिवीजन होता है तब उस टाइम पर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करने का काम करता है। जब बैक्टीरिया सेल डिवीजन करता है तो वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये डिवीजन का भी जो हेल्प करेगा वो साइटोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, बेसिकली वो हेल्प करेंगे। तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और जब क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है, जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है उस टाइम पर भी साइटोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं जो साइटोस्केलेटन को बनाते हैं, वो बेसिकली इस क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में हेल्प करते हैं। ये एक्चुअल में 2001 में एक स्टडी हुई थी बैसिलस सबटिलिस के ऊपर। उससे पता लगा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास भी साइटोस्केलेटन होता है। अब एक्चुअल में जो साइंटिस्ट जब 2001 में इसको स्टडी किया था तब ये इंफॉर्मेशन निकल के आई थी कि इसके पास भी प्रॉपर साइटोस्केलेटन है। बट उससे पहले जो रिसर्चेस हो रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रहा था कि साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक सेल में होता होगा। वो इंडिकेशन बेसिकली इसलिए मिल रहा था क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिससे जो सेल है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता था कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर किसी ऐसे प्रोटीन या इस तरह के सिस्टम या उससे बने होंगे जो कि यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो यहाँ पर अब क्योंकि हम साइटोस्केलेटन यानी कि जो सेल है, सेल का बहुत ही माइन्यूट पार्ट पढ़ रहे हैं, साइटोस्केलेटन, तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपने कोई बैक्टीरियल सेल को डिटेल में पढ़ा तो उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप बैक्टीरिया को पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा सेल का बिल्कुल
अंदर तक उसको झांक के देखना और उसके स्केलेटन को देखना, तो आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जिससे हम उसकी सेल को अच्छे से देख सके और उसके स्केलेटन को जो है ऑब्जर्व कर सके और ये पता लगा सके कि वो किस तरह के मटेरियल से मिलके बना होगा। तो ये जो डिस्कवरीज है ये बहुत रिसेंटली इसलिए हुई है क्योंकि साइंस अब इतना एडवांस हो गया है कि धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और उन टेक्नोलॉजीज को से हम जो ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं उससे नई नई चीजें पता लग रही हैं कि हर जो भी चीज हम प्रीवियसली मानते थे कि मे बी शायद प्रेजेंट नहीं होगी या ये पॉसिबल नहीं हो सकती है नियर फ्यूचर में, वो अब सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे निकल के आ रही है और आने वाले टाइम में तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन भी होंगी जो शायद हमने कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी। तो ये एक्चुअल में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये जो साइटोस्केलेटन है यूकैरियोटिक के अंदर जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं ये बनाते हैं यूकैरियोटिक का साइटोस्केलेटन। अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो होमोलोगस है, होमोलोगस है मतलब स्ट्रक्चरली सिमिलर है बट फंक्शनली मे बी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो होमोलोगस होता है ये होता है स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि एंसेस्ट्रल जो हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की बात कर रहे थे कि एंसेस्ट्रली ये इनका लाइनेज में भी जो इवोल्यूशन हुआ है उस टाइम पर इनके पास वो इंफॉर्मेशन है कि वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है बट फंक्शनली हो सकता है कि हर तरह की सेल और जो प्रोटीन्स वो यूज कर रहे हैं वो फंक्शनली डिफरेंट तरह के काम के लिए यूज करते हो। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं जो एक्टिन फिलामेंट के या जो ट्यूबुलिन फिलामेंट के जो हमें एलिमेंट्स जो मिले हैं वो होमोलोगसली बिल्कुल सिमिलर हैं इनके जैसे यूकैरियोटिक सेल के जैसे। तो यहाँ पर जो साइटोस्केलेटन में पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं जो साइटोस्केलेटन को बनाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के वो बेसिकली 3 मेजर टाइप्स के हैं। पहला है माइक्रोफिलामेंट, सेकेंड इज इंटरमीडिएट, एंड थर्ड इज माइक्रोट्यूब्यूल। ये तीनों ही तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये प्रो और यूकैरियोट दोनों में ही पाए जाते हैं। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है या इंटरमीडिएट और जो माइक्रोफिलामेंट है इनके अंदर यानी कि क्योंकि कोई भी सेल है उसके अंदर अगर किसी भी तरह का प्रोटीन बन रहा है या किसी भी तरह की फॉर्मेशन हो रही है तो वो बिना जीन के हो ही नहीं सकता है। यानी कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट जो जीन है अगर वो पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होगी तो वो प्रोटीन उस बैक्टीरियल सेल में या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं बनेगा। तो ये जीन होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी तरह के प्रोटीन का या किसी भी तरह के सेल का जो भी रिक्वायरमेंट है होता है उसको बनाने के लिए वो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इनके अंदर कुछ तरह की ऐसी जीन्स पाई जाती हैं जो इस तरह के फिलामेंट्स को या ट्यूब्यूल्स को या एक्टिन प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो ये मैं अलग अलग आपको बताती हूँ और जो इसके पीछे जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहला माइक्रो ट्यूब्यूल। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये बेसिकली एक्टिन फिलामेंट होता है। एक तरह से ये एक्टिन फिलामेंट का भी काम कर मतलब एक्टिन फिलामेंट का ही पार्ट होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या करता है कि इसके पास ना एक तरह की जीन होती है जिसे हम FTSG कहते हैं यानी कि फिलामेंटस टेम्परेचर
सेंसिटिव म्यूटेंट जी। ये एक तरह का ऐसा प्रोटीन बनाने वाला जीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को यानी कि एक्टिन फिलामेंट्स को बनाता है। अब ये जो जीन है ये बेसिकली क्या करेगा, इसका रोल क्या है, ये सेल का जो शेप है उसको मेंटेन रखता है, सेल के अंदर जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन होता है उसमें हेल्प करता है, जो लोकलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं उनको सही जगह पे रखने का काम ये करता है। साथ में जो ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड किया जाए, किस तरह से सेल के अंदर किसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, किस तरह से जो सेल है वो प्रॉपर अपनी जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो अपनी अपनी जगह पे हो, उसका भी जो ये डिसाइड करता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये सेल को प्रॉपर शेप देते हैं और प्लस सेल के डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो सेल का पोलैरिटी है, सेल की पोलैरिटी है उसको भी मेंटेन करने का काम करते हैं, क्योंकि सेल की जो पोलैरिटी है यानी कि जिस टाइम पे डिवीजन होता है उस टाइम पर अगर सेल डिवाइड हो रहा है और सेल को डिवाइड होना है तो यहां से और यहां से ये दोनों ऐसे इस तरह से मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे क्या होगा कि सेल जो है डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बन जाएगी। तो इस तरह की जो सेल की पोलैरिटी है इसको मेंटेन करने का काम भी माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं और ये रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं और वो रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जिससे डिवीजन में हेल्प होती है। तो ये जो FTSG है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कोई भी नई तरीके का एंटीबायोटिक बनता है तो सबसे पहला टेस्ट जो है इस प्रोटीन के ऊपर किया जाता है। न्यू एंटीबायोटिक जब बनती है तो जो टेस्ट होता है वो FTSG जीन पर ही किया जाता है, यानी कि टारगेट उसी प्रोटीन को किया जाता है जिससे कि वो ये देखा जाए कि जो हम एंटीबायोटिक बना रहे हैं क्या वो इस तरह की है कि सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन है या जो उसका स्ट्रक्चर है उसको तोड़ सके, लाइज कर सके। तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता लग जाएगा कि एंटीबायोटिक एक्चुअली बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा है अगर इस पे टारगेट होता है और सेल डेड हो जाता है या लाइज हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, ये एक तरह से एंटीबायोटिक को टेस्ट करने के लिए भी यूज होता है। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है उसे हम सेकेंड इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसको हम क्रिसेंटीन भी कहते हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एक तरह का बैक्टीरिया है जिसको कहा जाता है, एक तरह का बैक्टीरिया है जिसका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, जिसका नाम है कोलोबैक्टर क्रेसेंटिनस। कोलोबैक्टर क्रिसेंटस। ये कोलोबैक्टर क्रिसेंटस जो है इसके ऊपर जब रिसर्च हुआ था तब वहां पर इंटरमीडिएट जो प्रोटीन्स है या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो डिस्कवर हुए थे। तो इसलिए इसे क्रिसेंटीन के नाम से या फिर कोलोबैक्टर क्रिसेंटिनस के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है और इस फिलामेंट का काम होता है सेल की शेप को या सेल के डिवीजन को करवाना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको फर्मली मेंटेन करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बेसिकली जो थर्ड वाला जो है, थर्ड है हमारा, थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है वो है माइक्रो
फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो है, माइक्रोफिलामेंट थर्ड टाइप का प्रोटीन है, और ये माइक्रोफिलामेंट, इसके अंदर एक तरह का जीन होता है जिसे हम MRE-B कहते हैं। MRE-B जो है म्यूरिन, म्यूरिन फॉर्मिंग, म्यूरिन फॉर्मिंग जीन है। ये बेसिकली म्यूरिन का फॉर्मेशन करती है। म्यूरिन क्या है? म्यूरिन एक तरह का मैक्रोमोलिक्यूल है, एक तरह का मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है, यानी कि जो आउटर लेयर होती है, उसको बनाने का काम करता है ये म्यूरिन। यानी कि जो पेप्टिडो, ये जो लेयर होती है उसमें असेंशियल रोल प्ले करता है। अब ये बना हुआ किस चीज का होता है? ये बना होता है शुगर एंड अमाइनो एसिड्स। ये म्यूरिन फॉर्मिंग जीन है जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर को फॉर्म करेगा। अब क्योंकि ये शुगर एंड अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है, तो बेसिकली क्या है, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है सेल का, मतलब जो हम ये कह रहे हैं कि सेल जो है पर्टिकुलर शेप में है। ज्यादातर जो ये साइटोस्केलेटन है ये रॉड शेप बैक्टीरिया में ज्यादा देखे जाते हैं। तो जो ये साइटोस्केलेटन है, ये जो इसकी शेप मेंटेन हुई है, ये जो रॉड शेप इसकी हुई है मेंटेन, ये साइटोस्केलेटन की वजह से है। और सिर्फ हम ये सोचें कि ये साइटोस्केलेटन सिर्फ सेल के अंदर का जो फॉर्म स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करता है, नहीं, ये प्रॉपर जो सेल फॉर्म हुई है, यानी कि पूरी बैक्टीरिया की जो सेल है उसका जो भी शेप निकल के आता है और जो डिवीजन हो रहा होता है उसको कराने के लिए ये साइटोस्केलेटन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए जो है ये पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर में प्रेजेंट जो म्यूरिन है उसका फॉर्मेशन करेगा, जिससे कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है, जो आउटर लेयर है सेल वॉल की, वो बन सके। और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो होगा शुगर एंड अमाइनो एसिड्स। तो इस तरह से ये जो तीनों टाइप के एलिमेंट्स हैं ये अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और शायद इसी की वजह से जो नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं बैक्टीरिया की सेल में वो तेजी से हो पाते हैं। अगर साइटोस्केलेटन नहीं होता तो सेल का ना तो शेप मेंटेन हो पाता और ना ही जो सेल डिवीजन है वो प्रॉपर हो पाती। तो साइटोस्केलेटन जो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आगे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको एक छोटी सी बहुत ही सिंपल सी सेल के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसका अरेंजमेंट, किस ऑर्गेनेल को कहाँ होना चाहिए, किस तरह से मूवमेंट होनी चाहिए हर तरह के ऑर्गेनेल्स और जो भी साइटोप्लाज्म में है, उसका जो डिसीजन है वो भी बेसिकली साइटोस्केलेटन ही लेगा। तभी जो एक अरेंजमेंट में या फिर तरीके से जो है सेल काम कर पाएगी। तो साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बहुत हद तक यूकैरियोटिक सेल के साथ मिलते हैं, यानी कि उनके जैसे काम करते, होमोलोगस होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर उनका काम होता है। ये तो हुआ साइटोस्केलेटन के बारे में। अब जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लगी हो जो इसके अंदर छूट गई हो, जो मैं नहीं बता पाई हूं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, सो दैट मैं वो एड ऑन करूं जो भी इंफॉर्मेशन मुझसे छूट जाती है। तो बाकी आप प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सो दैट मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देती रहूं। सो थैंक यू सो मच।